सर नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है उमेश जी? हाँ ठीक है सर। एक्चुअली जानना चाह रहे थे कि इन दिनों प्रभात खबर के माध्यम से आपका एक नंबर आया था जिसमें आप काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों को। तो सर जी, ये एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे हम कि ये काउंसलिंग का क्या पर्पस है सर। देखिए ये दरअसल हुआ क्या कि पिछले दिनों हमने देखा कि कोरोना के जो मामले थे वो बहुत बढ़ गए, और जो उससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात थी जी वो ये थी कि पिछली दफा जैसे हमने देखा, पिछले वर्ष जो सिचुएशन था, पिछले वर्ष जो स्थिति थी, तो जी उसमें हम लोगों ने देखा कि जो बुजुर्ग थे 60 के ऊपर, उनको ज्यादा खतरा बताया जा रहा था और उनके एज के लोगों के संक्रमण होने की संख्या ज्यादा थी। अच्छा इस बार क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि एक नई चीज दिखाई पड़ी कि अच्छा। युवा भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे थे, जी जी और संक्रमित ही नहीं हो रहे थे बल्कि एक तरह से अगर देखा जाए तो मृत्यु दर भी पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा थी। जी सर। या हो सकता है ये परसेप्शन हो, इसलिए क्योंकि इस बार अस्पताल में ज्यादा मृत्यु हुई और अचानक से अस्पतालों पर बड़ा दबाव पड़ा। जी और आपने देखा होगा बड़ी अफरा तफरी मची ऑक्सीजन के को लेकर के। जी वो कुछ ड्रग्स थे, रेमडेसिविर और जो स्टेरॉइड थे या इस तरह के ड्रग्स को लेकर उनकी शॉर्ट सप्लाई समझ में आने लगी। फिर बल्कि जो सामान्य ड्रग्स थे जैसे एजिथ्रॉल वगैरह, जो सामान्य एंटीबायोटिक्स थे, उनकी भी शॉर्ट सप्लाई हो, क्योंकि लोगों में इतना भय व्याप्त था कि लोग अब वो ड्रग्स को होल्ड करने लगे। जबकि ये बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि ये दवाएं ऐसी हैं जो प्रिवेंटिव तो है नहीं, ये तो जब इन्फेक्शन होगा तो काम करेंगी। बिल्कुल। लेकिन लोगों के दिमाग में डर का ये आलम था कि लोग इसको होल्ड करने लगे, और कुछ लोग तो इसको मतलब प्रिकॉशनरी में खाने लगे, जिसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो नुकसान ही करता है। तो सर काउंसलिंग के माध्यम से लोग किस तरह का सवाल आपके पास हाँ, रखते हैं? वही मैं बताने जा रहा हूँ। जी तो इस तरह के भय के माहौल में हमसे बात हुई मीडिया के लोगों से, प्रभात खबर के लोगों से, जी कि कुछ आप इस पर अगर बताएं, लिखें, चूंकि आप एक मनो सलाहकार हैं, जी स्ट्रेस के जानकार हैं, स्ट्रेस के विशेषज्ञ भी हैं, स्ट्रेस के डॉक्टरेट हैं, मनोविज्ञान के छात्र भी रहे हैं काफी दिनों तक, और मनोविज्ञान के प्रैक्टिशनर भी। जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये भय का माहौल कितना घातक है? मैंने कहा कि देखिए, भय का माहौल ऐसा है कि बीमारी से ज्यादा घातक हो गया है, क्योंकि भय जो है न केवल आपको बीमार बना देता है बल्कि बीमारी से लड़ने की क्षमता को घटा देता है, तो बीमारी का असर और भी ज्यादा होता है। मतलब ये कह सकते हैं हम लोगों की, जैसे भय आता है हम अधिक बीमार हो जाते हैं। अधिक बीमार हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा कंट्रोल मैकेनिज्म है दिमाग का, जी वो अचेतन है। अच्छा, चेतन मन तो सोने की अवस्था में शांत हो जाता है, अचेतन 24 घंटे चलता रहता है। आपको पता ना हो तो भी आपको कहीं ना कहीं से प्रभावित करता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, इस पर वो हमेशा प्रभाव डालता है। तो ये भय का माहौल ऐसा बन गया था, क्योंकि खबरें भी बड़ी डरावनी आती थी मीडिया में, कितने मरे, इतने लोगों का संक्रमण हुआ, इस तरह की बातें, इतनी जगह अस्पताल की कमी से, अस्पताल में बेड की कमी से लोग बाहर छटपटाते रहे, ऑक्सीजन की कमी से छटपटाते, ऐसी बातें जो भयावह एक दृश्य पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या उपाय हो। मैंने कहा कि उनको दवा के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत है। दो तरह की बात है, एक तो प्रिवेंटिव काउंसलिंग, यानी जो लोग संक्रमित नहीं हैं उनके दिमाग में भी भय चल रहा है, तो भय चलने से उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये बड़ा सिंपल सा, इसमें कहीं कोई बहुत सोचने समझने की जरूरत नहीं, ये बेसिक बायोलॉजी का मामला है। इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो तो हमारे मतलब जिसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक, यानी मन और बॉडी दोनों का ये एक मिश्रण है। हाँ, तो उससे उनकी जो रोग रोधी क्षमता कम हो जाती है, तो जो संक्रमित होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको संक्रमण हो भी गया है तो संक्रमण का जो की भयावहता है वो बढ़ जाएगी अगर आप भय से ग्रसित होंगे तो। अच्छा, तो हमने कहा कि दोनों तरह से काउंसलिंग की आवश्यकता है। कुछ तो जो मरीज हैं, जो संक्रमित हैं,
उनको भी काउंसलिंग चाहिए कि भाई उनको ये समझाया जाए कि आप सही चीज को समझें, और कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो हो जाएगी, जीवन लीला है वो समाप्त होने वाली है जी। क्योंकि देखिए कितनी बड़ी ये भ्रम की बात है कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी इतना सब चला उसके बावजूद, आज तो खैर कम हो गया, लेकिन आज से मान लीजिए 10 दिन पहले बड़ा तेज कोरोना का लहर चल रहा था, एक पॉइंट पे उस समय भी मृत्यु दर 1.5 से 2% ही था जी। यानी अगर 100 आदमी को ये संक्रमण पकड़ता है तो 2 आदमी को संभावना है कि उनकी मृत्यु हो सकती है, वो भी मैं नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगी, बिल्कुल, और वो भी उसमें कुछ अन्य अगर शारीरिक कंडीशन हैं तो, जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का है या किडनी का मरीज है, कोई अन्य जो कोमॉर्बिडिटी जिसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में, तो वैसे लोगों को। सर तो मेरा इसी बीच में एक सवाल है, किस तरह के सवाल करते हैं लोग सर काउंसलिंग में जो हाँ जी मैं बता रहा हूँ, तो लोग ये पूछते थे कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं कैसे ठीक होऊंगा कि नहीं, और ठीक होने के बाद भी क्या मैं पूरी तरह ठीक होऊंगा कि नहीं, एक इस तरह का सवाल आता था। तो उनको मुझे बताना पड़ता था कि भैया आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना जिनको संक्रमण होता है वैसे लोग भी 100 में 98% ठीक होते हैं, बल्कि 100 में 90 तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जो हमारी जो रोग रोधी क्षमता है ना, इम्यून सिस्टम जी, देखिए ये वायरल डिजीज है, तो वायरस से लड़ने के लिए तो हमारे शरीर में ही पर्याप्त व्यवस्था है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, तो वही लड़ता है। सर किस एज के लोग ज्यादा काउंसलिंग में कॉल करते थे आपको? क्या वो तो कई तरह के लोग थे, जैसे देखिए उसमें नौजवान भी थे और कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ रिटायर्ड लोग भी थे। जैसे मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि एक बैंक के कर्मी थे, उन्होंने रिटायर्ड थे, वो उन्होंने पूछा कि भाई मेरी पत्नी को पिछले वर्ष कोरोना हुआ था और उन्हें फिर से थोड़ी सर्दी बुखार की जैसी लक्षण दिख रही है, तो मैंने कहा चिंता ना करें, संभावना बहुत ही कम है, कोरोना उनको फिर से होगा। तो ये सर एक भय था, मतलब एक बहुत बड़ा भय का माहौल को दूर करना मेन आपका यही मेन वही था। भय के जरिए हम उनको उनकी रोग रोधी क्षमता को बढ़ाना चाहते थे और उनको ये आश्वस्त करना चाहते थे कि कोरोना ठीक होता है, क्योंकि लोगों के आप जब बीमार होते हैं ना, और यदि आपके दिमाग में या अचेतन में ये कहीं से बैठ गया कि आप ठीक नहीं होंगे, तो आप जल्दी उस स्थिति को बिगाड़ देंगे, ये होता है। तो काउंसलिंग का मतलब यही बेसिकली ये। अच्छा, मनोविज्ञान में भी हम लोग मानते हैं कि साइकियाट्रिक का जो मामला है ना जी, वो उसमें 10% के आसपास ही दवा की जरूरत पड़ती है, 90% में काउंसलिंग से काम चल जाता है। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग जब तक दवा नहीं खाते हैं तब तक नहीं समझते कि इलाज हो रहा है, ये एक दिमाग में बैठा हुआ है, और इसमें थोड़ा बहुत प्रचार है, मार्केटिंग है, फार्मा कंपनी की लॉबिंग है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग में चलता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ने कहा कि आप ये करा लीजिए, वो कहे दवा ना खाइए, तो आप समझेंगे कि डॉक्टर साहब को कुछ आता नहीं है। ये दिमाग में घर ये थर्ड वेव को लेकर सर जो आवाज आ रहा है अखबार या देखिए थर्ड मीडिया, ये क्या है सर? मैं बता, थर्ड वेव को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कई जगह हमने पढ़ा कि थर्ड वेव आ रहा है, इसके बारे में अगर थर्ड वेव आया तो क्या होगा। हमने कहा कि आपको जो फर्स्ट वेव आया तो पता चला था? बोले नहीं। तो हमने कहा कि जब फर्स्ट वेव आया वो पता नहीं चला, थर्ड वेव आया ये कैसे पता चलेगा? ये तो भाई बायोलॉजिकल फिनोमेनन है, प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, या इसको बोलते हैं कि परिघटना है। तो ये कहने दीजिए, जिस तरह सेकेंड वेव से आप निकले उस तरह थर्ड वेव से भी निकलेंगे। सर ऐसे परिस्थिति में सर आपकी तरफ से बुजुर्ग हैं या युवा हैं या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सर अगर एक छोटा सा आप स्टेटमेंट रखें तो मजबूती के साथ क्या रखना चाहेंगे सर, ताकि सभी का ऑटोमेटिक एक काउंसलिंग हो जाए? पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक प्राकृतिक परिघटना है, और इस परिघटना में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 90 से 95% लोग आराम से ठीक हो जाते हैं, आराम से, थोड़ा सा परहेज, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा संयम। लेकिन जो 5% बचते हैं, वो दिक्कत क्या हुई ना इस बार दिक्कत ये हुई कि लोगों ने इसको इग्नोर किया, सिम्टम्स को,
और घर में दरअसल इतना डर व्याप्त था कि होता है ना, कई बार हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, उसको छुपा लेते हैं, अपने से ही छुपाते हैं। जी जी। तो हमने अपने से ही छुपाना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इन मामलों में जब ये मर्ज बढ़ गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वो तो होगा। तो जैसे ही ये लक्षण दिखे, आपको तत्काल किसी चिकित्सक से, जानकार चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और ऐसी घटना केवल मुझे लगता है 3 से 4% या उससे भी कम लोगों में होगी। तो मेरा यही कहना है कि ये पूरी तरह से ठीक होती है। अब सर, जो एक अंतिम सवाल मेरा ये होगा सर, कि हाँ। ये काउंसलिंग शब्द जो अक्सर सुनते हैं हम लोग, सलाह सुझाव, क्या हमारे जीवन के इसी विषम परिस्थिति में या हर परिस्थितियों में ये कारगर है? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा काउंसलिंग का चलन कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे उद्योग वगैरह में बाकायदा काउंसलर्स होते हैं, जो मजदूरों को, जो ये मतलब जिसको बोलते हैं कर्मचारियों को, जो कार्यपालक है उनके लिए, उनको भी सलाह देते हैं। और यही नहीं, स्कूलों में भी, जैसे विदेशों में क्या है, स्कूलों में भी काउंसलर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी भारत सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि जो लड़के स्कूल पास करके कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इस तरह के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में, बिल्कुल, तो कॉलेजों को हिदायत थी कि आप इनके लिए भी काउंसलर्स की व्यवस्था कीजिए, या कम से कम काउंसलिंग की व्यवस्था कीजिए, आपके अध्यापक ही जो उसमें सक्षम हो कर पाए, क्योंकि उनमें बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। और एक तो जो कल्चर शॉक होता है, यानी वो एकदम से एक दूसरे माहौल से आते हैं, अचानक से एक नए माहौल में उनको सामना होता है, तो ऐसी स्थिति में ये कल्चर शॉक बड़ा दिक्कत करता है। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी है कि आप इन जगह पर भी काउंसलिंग की व्यवस्था रखें। और आपने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी घटनाओं पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आत्महत्या की घटनाएं कॉलेजेस में हो जाती हैं, लड़के परीक्षा से या प्रेशर से कोप नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके लिए भी काउंसलिंग की तो आवश्यकता है।